अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 4.1 की टाइप नंबर 2 की फॉर्म नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने मिड टर्म ब्रेकिंग के वो क्वेश्चन किए थे जिनमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था 1। आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अदर देन 1 होगा। ठीक है। अच्छा, ये पेज मैंने यहाँ पे इस वजह से रखा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थर्ड टाइप जो कि हमने डिस्कस की थी, ये वाली, जिसमें कितनी टर्म थी, 3। अब इन 3 टर्म में ये था कि 2 परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। तो यहाँ पे देख लें 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे भी 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर उसके बाद ये वाले जो क्वेश्चन है यहाँ पे भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह से आप जो है पहचान कर सकते हैं जो हमने पहले जो टाइप्स पढ़ी हैं उनमें और जो अभी डिस्कस कर रहे हैं उन टाइप्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने का मेथड भी वही है। हाँ, क्वेश्चन की नंबरिंग मैंने आगे पीछे ज़रूर की है, वो इस वजह से कि मेरी कोशिश है कि पहले आपको थोड़े जो ईजी क्वेश्चन हैं वो समझाए जाएँ और फिर उसके बाद जो है हम थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएँ। तो जैसा कि मेथड हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा था, सेम वही मेथड हम इस क्वेश्चन में भी सीखेंगे। ठीक है, ये देखें, इसका क्वेश्चन क्या है 10 और इसका भी 10। साइन के साथ आपने लिखना है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना आंसर आएगा 100। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया आपके पास 100। अब ये 100 वो नंबर है जिसके आपने बनाने हैं फैक्टर्स। और फैक्टर कुछ इस तरह के होने चाहिए कि आप, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि फैक्टर्स हैं ए एंड बी, 2 फैक्टर हैं, कॉमा लगा लेते हैं हम इनमें, ए और बी। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 100 आना चाहिए, लेकिन इन दोनों को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो इसका आंसर आना चाहिए -29, ये वाला -29। ठीक है, और इसे आपने परेशानी होना कि पहले हम एक्स में क्वेश्चन करते रहे हैं या वाई में करते रहे, हम जी में आ गए, इससे बिल्कुल भी परेशानी होना। बेशक जो क्वेश्चन है किसी भी अल्फ़ाबेट में करने का, सोल्व करने का जो मेथड है वो वही होगा। तो हम क्या करते हैं जी, कैलकुलेटर से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने भी कैलकुलेटर ही यूज़ करना है जब आप सोल्व कर रहे होंगे। तो ये देखिए 100 है, मैं पहले इसको 1 पे डिवाइड करता हूँ तो क्या आ गया 100। अब फैक्टर मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था, जिस टेबल पे आप, जिस नंबर पे आप टेबल पढ़ेंगे वो, और जो आंसर आएगा ये दोनों होंगे। अब ज़रा 100 और 1 को ऐड करें, कितना होता है। 100 को इधर कैलकुलेटर में आपके सामने रखूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो 100 को मैंने 1 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 100। अब ये दोनों आपके फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इनको मैं ऐड करता हूँ तो 101 आता है, माइनस करूँगा तो 99, लेकिन मुझे तो 29 चाहिए, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। फिर मैं 100 को डिवाइड कर देता हूँ 2 पे, तो आंसर आएगा 100 डिवाइड बाय 2, आंसर आएगा 50। ठीक है, इन दोनों को ज़रा ऐड करें, कितना आएगा 52, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 48। तो ये दोनों भी 29 नहीं आ रहे। 103 के टेबल पे नहीं होता। 100 को करेंगे हम डिवाइड बाय 4, 100 को जब मैंने किया 4 पे तो आंसर आया 25। अब देखिए अगर मैं 25 और 4 को ऐड करता हूँ तो कितना आता है 29। तो देखिए यहाँ पे भी 29 है, लेकिन ये मेरे पास कौन सा 29 आया है, पॉजिटिव का। यहाँ पे क्या चाहिए, नेगेटिव का। तो अब ये तो हमें पता चल रहा है कि 25 और 4 को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने से ही क्या आएगा, ये आंसर आएगा। तो अब देखिए इसको इस तरीके से अगर हम ऐड करते हैं, अगर मैं दोनों के साथ माइनस लगा देता हूँ तो फिर मेरे पास कितना आएगा, -29 आ रहा है। ऐड तो करना था, लेकिन ऐड करने के 2 मेथड थे, या तो दोनों के साथ प्लस लगाओ तो +29 आ जाएगा, या दोनों के साथ नेगेटिव लगाओ तो कितना आ जाएगा, -29 आ जाएगा। तो एक कंडीशन तो पूरी होगी, ये नंबर हमारा आ रहा है इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, तो वो ऐड करने से आ रहा है विद सिमिलर साइन। ठीक है, अब ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देखें, -25 मल्टीप्लाई बाय -4, तो इधर लिखते हैं -25 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये कितना 100 भी आ रहा है। तो ये देखें ये वो नंबर था, यानी मल्टीप्लाई करने से भी वो नंबर आ रहा है जो कि हमारा ओरिजिनल नंबर था जिसके हम फैक्टर बना रहे थे, और ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, ऐड यहाँ पे वैसे तो हो रहा है, तो ये सेंटर वाला नंबर भी आ रहा है। इसका मतलब इसके फैक्टर क्या होंगे, -25 एंड -4। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं 10z², ठीक है, +10, और जो फैक्टर है ये मैं किसी डिफरेंट कलर से लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। -25z, मैंने आपको बताया था अल्फ़ाबेट वही लिखना जो सेंटर में लिखा होगा, और -4z। अच्छा, 10 और 25 में से क्या कॉमन आएगा। कॉमन का मतलब आपने इन दोनों का HCF फाइंड करना है। तो ये दोनों किस टेबल पर डिवाइड होते हैं, 5 पे, 5 टू द 10 और 5 5 15। तो इनमें से कॉमन आ गया 5, और जी की पावर 2 और जी की पावर 1 में से क्या कॉमन आएगा, जी की पावर 1। अब इसको इसके साथ कंपैरिजन करने के बाद या सोल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, उसको भी देखते हैं। तो 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 10 ना आ जाए। तो 5 का टेबल अगर हम 2 तक पढ़ें तो 10 आता है, और जी की पावर 2 है, एक पावर बाहर लिखिए तो एक अंदर आ जाएगी माइनस। अब 5 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 25 आए, तो वो आएगा 5 5 से 25, और जी की पावर 1 है तो वो बाहर लिखिए तो जी नहीं आएगा। और दूसरा मेथड इन डिटेल मैंने आपको ये बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, मतलब 10z² है ना, इसको कॉमन से डिवाइड करते हैं, तो कॉमन से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपने रिमेनिंग अंदर लिखना है। इसी तरह ये -25z है, इसको आप 5z से डिवाइड करेंगे, तो सोल्व करने के बाद जो, यानी z से z कट गया 5 1 और 5 5, तो रिमेनिंग जो आंसर आएगा वो लिखना होता है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड टर्म का साइन है माइनस, तो वो लिख देंगे 4 और 10 में से क्या कॉमन आएगा 2, यानी आप समझ लें कि 4 और 10 का जो HCF है वो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें 2 -2 कॉमन ले लिया, तो 2 का टेबल कहाँ तक पड़ेगा, 4 है 2, और जी वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस, और 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें 10 आए 5।
अब ये देखिए अगर हमने सही बनाए होंगे तो ये जो है ब्रैकेट क्या आएगी, सेम आएगी। तो ब्रैकेट आप कॉमन ले लें, 2z माइनस 5 और इधर आ जाएगा 5z माइनस 2, यानी इस पूरे टर्म में से मैं आपको ज़रा डिटेल से बनाता हूँ। ये देखें ये यहाँ तक एक टर्म है, इसमें से ये पार्ट मैंने कॉमन लिया तो बाकी का बचेगा 5z। इस तरह ये एक पार्ट है जिसमें से ये मैंने कॉमन ले लिया, और सॉरी ये कॉमन लिया हुआ यहाँ पे, तो बाकी -2 आ गया। तो ये आपके फैक्टर्स आगे जो कि मज़ीद फैक्टराइजेबल नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 में देखें कि कॉमन नहीं आ रहा। पहले तो आप कॉमन देखेंगे, सॉरी मैं यहाँ पे बताना भूल गया इस क्वेश्चन में कि कॉमन आप सबसे पहले देखेंगे, तो कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, शायद प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको जो है इस तरह से बताया कि कॉमन, शायद इस तरह से नहीं बताया कि कॉमन लेना है, लेकिन वैसे मैं क्वेश्चन ही वो इस वीडियो में कर रहा हूँ जिनमें कॉमन नहीं आता। लेकिन फिर भी आपके पास फैक्टराइजेशन की कोई भी टाइप आए तो आपने सबसे पहला काम जो करना है वो क्या करना है, कॉमन ही देखना है। तो यहाँ पे देखिए 3 फर्स्ट पे है और ये 3 टर्म वाला क्वेश्चन है। ये लेकिन 3 टर्म में 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब वो थर्ड टाइप वाले ये वाला जो मेथड हमने पढ़ा था इस मेथड से नहीं होगा ये क्वेश्चन। तो 3 को ज़रा आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आएगा, 18। ठीक है, अब 18 वो नंबर है जिसके हमने बनाने हैं फैक्टर्स, और फैक्टर कितने बनाने हैं, 2। उन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, लेकिन उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आना चाहिए, 11। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 18 डिवाइड बाय 1, तो आंसर आ गया ये देखें 18 डिवाइड बाय 1, तो आंसर आ गया 18। तो आप देखें 18 और ये दोनों फैक्टर होंगे, एक जिस पे आप टेबल पढ़ेंगे और दूसरा जो नंबर आंसर आएगा। तो इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 11 नहीं आता, मैं इनको ऐड करूँगा तो 19 आएगा, माइनस करूँगा तो 17 आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, 18 डिवाइड बाय 2 कितना आंसर आ गया, 9। 18 डिवाइड बाय 2 कितना आंसर आ गया, 9। ये दोनों आपके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब इन दोनों को ज़रा ऐड करें, 9 और 2 को 11, तो देखें 11 ही हमें चाहिए, तो इधर लिख लेंगे 9 और इधर लिख लेंगे 2। ठीक है, अब देखें हमें चाहिए +11, तो सीधी सीधी साफ साफ बात है कि दोनों के साथ क्या आएगा, प्लस। एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि दोनों के साथ अगर प्लस हो तो हमारे पास +11 आ रहा है, और ये कॉमन सेंस की बात है, देख के पता चल रहा है कि अगर मैं 9 और 2 को ऐड करूँगा तभी तो +11 आएगा। अब कोई स्टूडेंट कहता है सर ऐसे भी तो ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐड करने से आपके पास क्या आंसर आ रहा है, -11, लेकिन हमें क्या चाहिए, +11। ठीक है, तो फैक्टर आ गया। अब ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करके देख ले, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना, 18 आ रहा है, यानी ये नंबर भी मल्टीप्लाई करने से आ रहा है और इन दोनों को ऐड करने से वो मिडल वाली टर्म भी आ रही है। तो ये आपके फैक्टर होंगे, +9x + 2x + 6। ठीक है, फैक्टर लिख दिए। अब इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे और इन दोनों टर्म को एक साथ सॉल्व करेंगे, क्या कॉमन आएगा इनमें, 3 और 9 में पहले कॉमन देखें, 3 कॉमन आएगा, x⁻2 और x⁻1 में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैंने 3x कॉमन लिया, तो 3x को आप न्यूमरेटर में रखें और कॉमन को डिनोमिनेटर में, तो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा x। ये देखिए 3 से 3 कट गया और इससे ये कट, तो x आ गया प्लस। अब 9x को आप न्यूमरेटर में रखेंगे और डिवाइड कर देंगे इससे कॉमन से, तो ये कट हो गया, x से x 3 3 था तो 3 आंसर आया। ठीक है, x से x कट गया और 3 1 3 3 3 9। ठीक है, अच्छा अब और देखें यहाँ पे 2 और 6 में से क्या कॉमन, अच्छा साइन यहाँ पे थर्ड टर्म का आएगा। ठीक है, 2 और 6 में क्या कॉमन आ जाएगा, 2। तो अब 2 और x में से 2 कॉमन लिया तो बाकी क्या बचेगा, x। और दूसरा मेथड ये है कि आप इसको इन डिटेल इस तरह से कर सकते हैं, ये देखें। इसी तरह सेकंड टर्म को भी आप इस तरह से कर सकते हैं, 2 1 2 2 3, तो +3 आ गया। अब आप देखें कि इस इतनी टर्म में और इस इतनी टर्म में ये जो ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन है ये क्या है, कॉमन है, तो x + 3 कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बच गया, इधर 3x और इधर क्या बच गया, +2। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास जो है ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप देखें कि पहले तीनों टर्म में कॉमन देखेंगे तो कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि ये 2 है और ये 2 के टेबल पे नहीं होता, आगे देखेंगे नहीं, ये x है और यहाँ पे x है, नेक्स्ट वाली टर्म में x नहीं है, तो कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पे रफ फर्क करेंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं -3 से, जस्ट कोफिशिएंट सेलेक्ट करने हैं इनके। ठीक है, पहली और आखिरी टर्म के, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3 कितना आ जाएगा, -6। ठीक है, अब आपने -6 के क्या बनाने हैं, फैक्टर्स। अभी माइनस को फिलहाल हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स कुछ ऐसे होने चाहिए कि उनको आप मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, लेकिन उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -5 आए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 6 को 1 के टेबल पर डिवाइड करता हूँ तो आंसर आएगा 6। यहाँ पे कैलकुलेटर पे भी कर लेते हैं। ठीक है, 6 डिवाइड बाय 1 तो आंसर आ गया कितना, 6 आ गया। ठीक है, अब देखें 6 और 1 को ऐड करता हूँ तो 7 आता है, माइनस करता हूँ तो 5, तो यहाँ पे भी 5 है। इसका मतलब ये फैक्टर तो हो सकते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियसली भी ये बात बताई हुई है कि जब भी माइनस करने से आपका आंसर आए, माइनस करने से, तो आपको जो आंसर चाहिए, मतलब जो साइन वाला आंसर चाहिए, मुझे -5 चाहिए, तो वो जो मुझे नेगेटिव साइन चाहिए, अगर मुझे पॉजिटिव साइन चाहिए होता है, इधर मुझे कौन सा साइन रिक्वायर है, नेगेटिव, तो वो मैं ग्रेटर टर्म के साथ लगाऊंगा और दूसरे वाला साइन जो है वो स्मॉलर टर्म के साथ लगाऊंगा। ठीक है, तो फिर इसका आंसर -5 आएगा। ठीक है, दोबारा से सुन लें, ये देखें मुझे ये तो पता है कि 6 में से मैं 1 माइनस करूँगा तो 5 आएगा। ये देखिए माइनस करने के 2 मेथड हैं, या तो -1 के साथ माइनस होगा, 6 के साथ प्लस होगा, या 6 के साथ माइनस होगा, 1 के साथ प्लस होगा।
ठीक है, इस तरह की कंडीशन आएगी। लेकिन मुझे क्या आंसर चाहिए, -5। वो -5 सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब मैं 6 के साथ माइनस लगाऊंगा, यानी ग्रेटर टर्म के साथ माइनस लगाऊंगा। लो जी, एक कंडीशन तो पूरी होगी ये वाली। आप ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। -6 मल्टीप्लाई बाय 1, कितना आंसर आ गया, -6। यानी अगर मैं -6 को मल्टीप्लाई करता हूँ +1 से तो आंसर -6। इसका मतलब ये मिडिल टर्म वाली भी कंडीशन पूरी हो रही है और ये वाली भी हो रही है, जो कि माइनस को हमने स्टार्ट पे इग्नोर किया था वो भी यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। तो अब इसको लिखते हैं 2x²। अब ये इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या बनेंगे, -6 और इसके साथ आएगा xy जो कि सेंटर में लिखा है, और +1xy -3y²। अब इन दोनों टर्म को एक साथ सॉल्व करेंगे और इन दोनों टर्म को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 और x। कैसे, 2 और 6 में से 2 कॉमन आ गया, x की पावर 2 और x की पावर 1 में से x की पावर 1 कॉमन आ गया, तो इधर x की पावर 1 रिमेनिंग रह गया। अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 6 आता है, 3 तक, और x वाई लिया हुआ तो y। और दूसरा इजी तरीका एक ये है कि आप 2x² को न्यूमिनेटर में लिखें, कॉमन को डिनोमिनेटर में लिखें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए 2 से 2 कट हो गया, x की पावर 2 है तो ये एक रिमेनिंग रहेगी। इस तरह -6xy को डिवाइड कर देंगे 2x से, तो 2 3 6 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, x कट हो गया तो बाकी रह गया y। इस तरह मतलब डिटेल में भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी, ठीक है। आई होप क्या वो डायरेक्ट वाला आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब इसी तरह ये देखें, अब इधर तो साइन आएगा प्लस का, मैंने आपको बताया था। अब इनमें जो है नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख लिया, और यहाँ पे y की पावर 1 है और इधर y की पावर 2 है तो y की पावर 1 कॉमन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं 1xy को डिवाइड कर देता हूँ 1y से, तो 1 भी कट हो गया, y भी, तो क्या रह गया सिर्फ x। फिर प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस। अब मैं -3y² को डिवाइड करता हूँ किसके साथ, जो मैंने कॉमन लिया 1y के साथ, तो आएगा प्लस माइनस माइनस, एक y कट हो गया तो -3y। तो अब देखें, अगर आपने फैक्टर्स अच्छे से और सही बनाए होंगे तो ये दोनों ब्रैकेट के आएंगे सेम। अब यहाँ से इसको कॉमन ले लेते हैं, x - 3y, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x, इधर क्या बचेगा +1y, या y भी सिंपल लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, वो इसलिए डिफरेंट है कि फर्स्ट वाला जो कोफिशिएंट है उसके साथ नेगेटिव लिखा हुआ है। इससे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मेथड वही है जिस तरह से हम पहले कर रहे हैं। पहले कॉमन देख लें, इनमें से कॉमन तो नहीं आ रहा, कॉमन बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो -3 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ -4 के साथ, तो आंसर आएगा +12। अब आपने ना +12 के फैक्टर बनाने हैं, जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो +12 आए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो बनाते हैं यहाँ पे फैक्टर। सबसे पहले ये जो नंबर है 12, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 1 पे। अच्छा, स्टूडेंट को ये नंबर ही नहीं मिलता, ये वाला स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं कि ये नंबर लिख लेते हैं जो लास्ट पे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। नंबर आपका वो होगा जो फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट कोफिशिएंट को विद साइन मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो 12 1 12। अब देखें, ये 12 और ये 1, ये दोनों इसके फैक्टर हो सकते हैं। 12 और 1 को ऐड करें कितना होता है 13, तो यहाँ पे 13 ही हमें चाहिए था, तो ये तो एक ही टाइम में सॉल्व हो गया। 12 और 1 13, और ये देखें दोनों के साथ प्लस होगा तो 13 आएगा, ठीक है। अब ज़रा इनको मल्टीप्लाई भी करके देख लें, ये देखें दोनों प्लस होंगे तो आंसर भी प्लस का आएगा। तो फैक्टर क्या हो गया, प्लस का 12 और प्लस का 1। अच्छा, ये क्वेश्चन आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, आप इसमें से माइनस पहले ही कॉमन ले लें, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कॉमन नहीं लिया। -3y² प्लस 12y और +1y -4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी आपकी चॉइस है कि आप माइनस कॉमन लेना चाहते तो ले सकते हैं, लेकिन मैं माइनस कॉमन नहीं ले रहा क्योंकि दोनों में माइनस नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कि ये जो इनमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 3 एक तो कॉमन आ गया, 3 और 12 में से 3 कॉमन आ गया, y की पावर 2 और y की पावर 1 में से क्या कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया। अब ज़रा देखें इधर कैसे करना है, -3y², इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, किसके साथ डिवाइड कर दूंगा, मैं इसको 3y से डिवाइड कर दूंगा। तो ये देखिए 3 से 3 कट हो गया, y से एक पावर कट होगी तो -1y, तो यानी -y आंसर आ गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये 3 है और ये 12 है, 3 का टेबल कहाँ तक पड़े, 12 है, तो +4, सही हो गया। अच्छा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन आ गया, ठीक है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन आ गया, तो बाकी रह जाएगा y -4। जब कॉमन कुछ भी नहीं लिया तो अंदर वाला आंसर वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे एक मसला बन रहा है, वो मसला ये बन रहा है कि ये दोनों सेम तो आए हैं, ठीक है, ये दोनों क्या आए हैं, सेम तो आए हैं, लेकिन इसमें -y + 4 है और इसमें y - 4 है, तो इसे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर ये देखें ना, अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं ना, एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस लिखे हुए हैं। जैसे देखें -y + 4, तो मैं आपको कहूँ कि -y का मुझे एडिटिव इन्वर्स बताएं तो आप क्या बताएंगे, एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि उसका साइन चेंज कर दें। 4 का एडिटिव इन्वर्स क्या, इस तरह से। तो अब मुझे इन दोनों को, मेरा जो टारगेट है वो तो ये था कि इनको सेम बनाना है दोनों ब्रैकेट्स को, तो लेकिन यहाँ पे तो दोनों सेम नहीं आए, तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा, एक ऑप्शन ये, और या फिर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो मैं जो है वो कॉमन ले रहा हूँ इस सेकेंड टर्म से, ठीक है। कॉमन है नहीं है वैसे, कॉमन ज़बरदस्ती लेंगे, ठीक है। मतलब आप समझ लें माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और माइनस से यहाँ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है।
तो 3y ऐसे रहा, इसको मैं लिख रहा हूँ 4 माइनस वाई, यानी 4 को पहले लिख लिया y को बाद में। अच्छा, अगर इधर मैं माइनस लगाता हूँ, अब ये माइनस मैंने क्या किया, खुद से लगाया, तो ये माइनस जब मैंने खुद से लगाया तो ये वाली जो y है ये क्या हो जाएगी माइनस वाई, और ये जो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो 3y, अच्छा यहाँ पे 1 भी था वो भी लिख लेते हैं, 3y 4 माइनस वाई, और इसको भी अरेंज कर लें, ये हो जाएगा 4 माइनस वाई। तो अब देखें ये दोनों सेम हो गए, तो ये हो जाएगा 4 माइनस वाई कॉमन आ गया और 3y माइनस 1 ये हो गया। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक और तरीके से भी करके बता देता हूँ, अगर आपको ये थोड़ा सा अजीब लगा यहाँ से। ठीक है, आई होप कि वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, ये वाला जो क्वेश्चन जो अभी हमने किया है इसको मैं एक और मेथड से भी करता हूँ, लेकिन उससे पहले हम एक काम करेंगे। जो क्वेश्चन कर लिए उन पर टिक लगाते हैं। 19 हो गया, फिर 23 हो गया, ठीक है, उसके बाद 24 भी हो गया और 20 भी हो गया, तो 25 और 26 बचे हैं। ठीक है, उनको भी यहाँ पे जो है हम लिख लेते हैं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो देखें, इसको एक और मेथड जो मैं आपको बता रहा था उससे कर सकते हैं। वो दूसरा मेथड ये है कि हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस, ये वाला माइनस और ये प्लस मिलके यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, ये हो गया। अब माइनस आप साइड पर रखें। ठीक है, अब जब आप इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 था +12 आएगा। ठीक है, पहले भी +12 आ रहा था। ठीक है, वो भी मैं आपके साथ ज़रा दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, पहले भी +12 आ रहा था। बल्कि ऐसा करते हैं कि इसको मैं पेज को फोल्ड करके यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि आपको साथ साथ ये भी नज़र आता जाए। अच्छा, यहाँ पे जो इसके फैक्टर बने थे वो बने थे प्लस का 12 और प्लस का 1, लेकिन यहाँ पे देखें इसके फैक्टर क्या बनेंगे, फैक्टर वही होंगे 12 और ये, लेकिन हमें अब क्या चाहिए -13। तो देखिए 12 का टेबल अगर मैं 1 पे पढ़ता हूँ तो 12 और 1 को, जो कि यहाँ पे हमने किया था, 12 और 1 को ऐड करने से 13 आता है ना। ठीक है, लेकिन अब मुझे -13 चाहिए, तो इसका मतलब मेरे फैक्टर होंगे -12 एंड -1 यानी -13। ठीक है, एक तो ये कंडीशन पूरी हो रही है। अब ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -12 मल्टीप्लाई बाय -1, तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से +12 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब आपके फैक्टर दिए हैं जिनको सोल्व करने से ये आ रहा है और जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है। ठीक है, तो ये माइनस अब आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा साथ साथ। ठीक है, माइनस आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा साथ साथ। तो बॉक्स ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं 3y² और इसके फैक्टर होंगे -12y -1y और +4 वैसे। ठीक है, अब इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगा तो इनमें से क्या कॉमन आएगा, 3y कॉमन आ जाएगा, तो बाकी रह जाएगा y -4। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा -1, तो -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे रह जाएगा y और ये माइनस प्लस -4। तो अब इसमें जब आप पहले से माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये सीधा सीधा कॉमन आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे नहीं आ रहा था जब मैंने माइनस के बगैर किया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो आपको इजी लगेगा फिर आपने उससे कर लेना। y -4 जो है इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, बाकी का बच जाएगा 3y -1। ये देखिए यहाँ से मैंने ये ब्रैकेट कॉमन ले ली तो बाकी बचा 3y, यहाँ से ब्रैकेट कॉमन ली तो बाकी -1। अब इस माइनस को किसी एक ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों के साथ नहीं करना, मल्टीप्लाई में किसी एक के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं इस पहले वाले से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो पहले वाले से मल्टीप्लाई करूँगा -4 और -y +4 हो जाएगा और ये 3y -1। अब ज़रा इसको अरेंज करके लिख दें, 4 पहले और y बाद में माइनस का। तो ये इस तरह से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं और यही आपकी बुक में आंसर है, चाहे आप इस तरह से करें चाहे इस तरह से करें, दोनों का इन दी एंड आंसर सेम आएगा। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं जो हमारे रिमेनिंग रह गए। अच्छा, ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है जो हमने किए हैं, उनकी निस्बत कैसे डिफरेंट है ये देखें। इसमें जो x² वाली टर्म है एक तो वो नेगेटिव है, तो इन क्वेश्चन को भी आप इस तरीके से कर सकते हैं कि माइनस कॉमन लेके, लेकिन हम उस तरीके से नहीं करेंगे। मैं थोड़ा डिफरेंट आपको बताऊँगा यहाँ पे। ठीक है, कि अगर इस तरह से क्वेश्चन लिखा हो तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना हो, मतलब आप इनकी अरेंजमेंट नहीं चेंज करें। एक तो पहले हमने प्रीवियस वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन किया था ना, आप अरेंजमेंट चेंज करके भी कर सकते हैं और बिना अरेंजमेंट चेंज किए भी कर सकते हैं। मैं बिना अरेंजमेंट चेंज किए करूँगा, यानी कांस्टेंट टर्म को हमने x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आंसर आएगा -40। अभी माइनस को फिलहाल इग्नोर करते हैं, 40 के आपने फैक्टर बनाने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या है 6 आए, तो कैलकुलेटर की मदद से हम बनाते हैं इसमें फैक्टर्स। तो देखें आंसर क्या है 40 को सबसे पहले ना मैं डिवाइड करता हूँ 1 के टेबल पे, तो कितना आएगा 40। अब देखें इन दोनों को मैं ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ 40 और 1 को, तो 6 तो नहीं आएगा। अच्छा, इसी तरह 40 को अगर मैं 2 के टेबल पे डिवाइड करता हूँ तो कितना आंसर आता है 20। इस तरह मैं 20 और 2 को ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 6 तो नहीं आएगा, ऐड करूँगा तो कितना आएगा 22, माइनस करूँगा तो कितना आएगा 18 आएगा। ठीक है, जिसकी मतलब ये नहीं आ रहा 3 के टेबल पे वैसे 40 डिवाइड नहीं होता, तो 4 के टेबल पे करेंगे 40 डिवाइड बाई 4, तो आंसर आ गया 10। अब ज़रा 10 और 4 को ऐड करें कितना होता है 14, माइनस करें कितना होता है 6, तो देखिए 6 आ रहा है और मुझे 6 ही चाहिए। ठीक है, अब मसला ये है कि फैक्टर तो मिल गया 10 और 4। ठीक है, प्रॉब्लम ये है
कि आपको जो 6 चाहिए वो कौन सा चाहिए, प्लस का। और ये भी हमें क्लियरली पता चल रहा है, कॉमन सेंस की बात है कि इन दोनों को मैं क्या करूँगा तो 6 आएगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि आप इधर सोचते रहें जी क्या करना है, ऐड करने से आएगा, माइनस करने से आएगा। तो मतलब सीधा सीधा पता चल रहा है कि 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो मसला ये है कि मुझे +6 चाहिए। अब माइनस करने के 2 मेथड हैं, एक तो ये कि मैं पहले प्लस लगाऊँ बाद में माइनस लगाऊँ, दूसरा मेथड ये है मैं पहले माइनस लगाऊँ बाद में प्लस लगाऊँ। अब ज़रा इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख, अगर मैं +10 -4 करता हूँ तो मेरे पास आता है +6 जो कि मुझे चाहिए, और अगर मैं -10 +4 करता हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा -6 जो कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपकी वेरिफिकेशन के लिए जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता था। तो इसका मतलब मेरे फैक्टर होंगे +10 एंड -4। आप ज़रा इनको मल्टीप्लाई भी करके देख लें, +10 मल्टीप्लाई बाय -4 तो क्या आंसर आ जाएगा -40। तो ये देखिए माइनस खुद बहुत एडजस्ट होगी, ठीक है। तो माइनस को अगर आप साथ साथ लेके चलेंगे तो यहाँ पे आप परेशान होंगे, एंड पे खुद बहुत जाके एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं 8 और इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो फैक्टर आए हैं मेरे पास प्लस का 10x और माइनस का 4x, ये फैक्टर आए हैं, ये देखें ये वाले, और -5x के। अच्छा, अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, 8। ये क्वेश्चन बस थोड़ा उल्टा करके लिखा हुआ है, जो कौन सी टर्म बाद में होती थी अब वो पहले है, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले होती थी वो बाद में, बस इतना फ़र्क है, बाकी मेथड सेम है, ठीक है। अच्छा, 8 और 10 में से क्या कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 8 आ जाए 4। अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 10 आ जाए 5, और x वैसे ही साथ। अब यहाँ पे थर्ड टर्म का साइन आ जाएगा माइनस। अब 4 और 5 में क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं कॉमन आएगा। x की पावर 1, x की पावर 2, क्या कितनी पावर कॉमन आएगी, एक पावर कॉमन आ जाएगी। अब ज़रा इसको मैं डिवाइड करके लिखता हूँ, डायरेक्ट नहीं लिखते। -4x को अगर हम -x से डिवाइड करें तो क्या आएगा, माइनस से माइनस कट x तो क्या आ गया 4, तो लिख दिया 4, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं -5x स्क्वायर को डिवाइड करूँ -x से माइनस कट गया तो प्लस आ गया, x की एक पावर कट हो जाएगी तो प्लस का 5x, तो ये देखें ये दोनों सेम आ गए। तो 4 + 5x तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 2 - x, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं जी 26 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। आप भी कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को ऐसे ही कीजिएगा जैसे मैंने सॉल्व किया, ठीक है। वो और चक्रों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि माइनस कॉमन लेके वो फिर बाद में स्टूडेंट फिर माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से आंसर में फिर मसला आता है। अब ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है जैसे मैंने 25 वाला आपको करवाया, ये देखें ये कांस्टेंट पहले और एक्स स्क्वायर वाली टर्म बाद में, और इधर भी, तो इसको भी फिर हम उसी जो है मेथड के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। तो 6 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा -5 से तो कितना आंसर आ रहा है -30। माइनस को फिलहाल इग्नोर करते हैं, सिर्फ 30 पे फोकस करना है। 30 के फैक्टर बनाते हैं, 30 को मैं डिवाइड करूँगा 1 के टेबल पे तो कितना आंसर आएगा 30। अब ज़रा इन दोनों को ऐड करें, 31 माइनस करें 29, लेकिन मुझे कितना चाहिए 7, इसका मतलब ये इसके फैक्टर नहीं है। 30 को डिवाइड कर दें आप 2 के टेबल पे, कितना आंसर आएगा 15। इन दोनों को ऐड करें 17 माइनस करें 13। फैक्टर मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि जिस नंबर पे टेबल पढ़ेंगे वो और जो आंसर आएगा वो, ये दोनों आपके फैक्टर तो हो सकते हैं या होंगे, ठीक है। तो ये इससे भी नहीं आ रहा। अच्छा जी, 30 को हम नेक्स्ट टेबल पे डिवाइड करते हैं 3 पे, कितना आंसर आएगा 10। 10 और 3 को ऐड करें 13, 10 और 3 को माइनस करें 7, तो 7 ही मुझे चाहिए, ठीक है। अब मुझे इतना तो पता चल गया है कि इन दोनों को माइनस करने से आंसर आएगा, लेकिन मुझे कौन सा 7 चाहिए, माइनस का। इस वजह से मैं 10 के साथ लगाऊंगा नेगेटिव और इसके साथ लगाऊंगा पॉजिटिव। लेकिन फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है आप कैलकुलेटर पर करके देख सकते हैं। ये देखें, आप पहले तो ऐसे लिखें 10 - 3 तो आंसर आएगा +7, लेकिन मुझे चाहिए माइनस, इसका मतलब मुझे -10 + 3 लिखना चाहिए जिससे -7 आएगा। तो फैक्टर्स हमें मिल गए, ठीक है। एक प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी ये वाली टर्म की। अब रहेगी ये प्रॉब्लम कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या -30 आएगा। तो ब्रैकेट में लिखते हैं -10 मल्टीप्लाई बाय +3, तो देखिए -30 भी आ रहा है। तो ये जो माइनस हम स्टार्ट पे इग्नोर करते हैं, एंड पे जाके खुद ब खुद ही एडजस्ट हो जाता है। तो फैक्टर्स हो गए 6 - 10x + 3x - 5x स्क्वायर। अब 6 और 10 में से क्या कॉमन आएगा, ठीक है। 6 और 10 का HCF आप फाइंड कर ले 2 के टेबल पे, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। अब ये दोनों किसी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते, इसका मतलब यही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो 2 कॉमन आ गया। अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 6 आए 3। अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 10 आए 2 5, और x वैसे साथ यहाँ पे प्लस 3 और 5 एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। x की पावर 1 और x की पावर 2, कितनी पावर कॉमन आएगी, x की पावर 1। तो अब ये देखें डिवाइड करके आंसर लिख लेते हैं। 3x को x पे डिवाइड करें तो ये कट हो गया, तो क्या आ गया 3। अच्छा, इधर आंसर लिख देता हूँ, सॉरी 3 आएगा। -5x स्क्वायर को मैं x से डिवाइड करता हूँ तो प्लस माइनस x से ये एक x कट गया तो 5x - 5x ये आ गया। तो देखें अगर आपने सही किया होगा ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगी, तो 3 - 5x कॉमन आ गया, ठीक है। तो अब ये देखें ये एक्सप्रेशन मैंने कॉमन लिया तो इधर से ये कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचा बाकी 2 और इधर क्या बचा +x, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज मैं आपको वो दोबारा से पेज दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आज की वीडियो में हमने 19, 20, 23, 24, 25 और 26 ये सारे क्वेश्चन इन डिटेल सॉल्व किए। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें, और लेकिन अगर आपको अच्छे से समझ आइए तो वो भी मुझे बताएं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ आपकी अच्छे से क्लियर की जाए।
लेकिन फिर भी अगर आपको किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ज़रूर मुझे बताएं। मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है, बाकी हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपना अपना वे ऑफ टीचिंग है, वे ऑफ डिलीवरिंग है, तो मुझे ये वाला मेथड जो है फैक्टर बनाने वाला कैलकुलेटर से सबसे ज़्यादा आसान लगता है। कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है, वो भी मुझे आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये एक इजी तरीका है जिस पर टाइम कम लगता है और जल्दी हम फैक्टर तक पहुंच जाते हैं। तो अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फैक्टराइजेशन वाले कुछ और क्वेश्चन, मीडियम टर्म ब्रेकिंग वाले कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो कि हमने अभी प्रीवियसली नहीं किए, ना इस वीडियो में ना पिछली वीडियो में। वो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें पहले हम कॉमन लेंगे और कॉमन लेने के बाद मीडियम टर्म ब्रेकिंग होगी, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो।